आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो सेशन होता है ऑब्जेक्टिव का, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं है, ये रिवीजन कम ऑब्जेक्टिव है। सब टॉपिक का रिवीजन भी होते जाता है और साथ में ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और आसान क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। एक त्वरित आवेश के द्वारा, एक स्थिर आवेश के द्वारा, अनावेशित कण के द्वारा और एक समान गतिशील आवेश के द्वारा। ये क्वेश्चन तो अगर कोई बच्चा अभी इस साल 12th में एडमिशन लिया होगा, उसको भी अभी तक पता चल गया होगा। और आज भी अगर आप याद कीजिए तो आप लोगों को सिखाते थे कि रुका हुआ चार्ज एक इफेक्ट उत्पन्न करता है, याद आ रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन वाला चार्ज दो इफेक्ट पैदा करता है, ये इलेक्ट्रिक और ये इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। लेकिन जब ये यूनिफॉर्म मोशन से अलग नॉन यूनिफॉर्म मोशन या ऑसिलेट करने लगता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ साथ उत्पन्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो याद रखेगा EMW वो चलाएगा BMW। ठीक है, तो दोस्तों इससे आंसर आ जाता है एक त्वरित आवेश या एक दोलन करता हुआ आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/ε0 μ0 का विमीय सूत्र है। देखिए मेरे दोस्तों, तब तक आप लोग पहले आंसर देना है और फिर कोशिश करना है कि उसका लास्ट में जोड़ करके कमेंट लिखे। बहुत सारे बच्चे कमेंट लिख रहे हैं और सच बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे यह जरूर पता चल रहा है कि कम से कम वो 150-200 बच्चे हैं जो सिंसियरली क्लास देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? बस उतना ही चाहिए, और क्या उसी से तो रिकॉर्ड टूट जाता है। चलिए, 1/ε0 c² को हम लोग बोलते थे μ0, याद है? तो 1/ε0 μ0 को हम लोग बोलेंगे c²। तो इसी का पूछा है, और ये है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलना अच्छी बात नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट L-1 का होल स्क्वायर यानी L² T⁻²। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित आवेश उत्पन्न नहीं करता है अल्फा रे, गामा रे, एक्स रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कौन चीज उत्पन्न नहीं करता है? तो त्वरित आवेश से गामा रे उत्पन्न हो सकता है क्योंकि गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। एक्स रे भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि एक्स रे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही। तो कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो वो है अल्फा रेज। आशा करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, प्रोग्रेसिव, नन ऑफ दीज। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स आपको समझ में आना चाहिए, क्या है लॉन्गिट्यूडनल और क्या है ट्रांसवर्स। और ये क्वेश्चन ट्रांसवर्स, लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट, विजिबल पार्ट है। तो अगर जैसे कि हम वेव उत्पन्न करें, भी बोल रहे हैं, वेव आपकी ओर जा रहा है और पार्टिकल भी आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य। और अगर वेव आगे की ओर जा रहा है और पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स। अब नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग हवा में होता है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर इज 3 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁷ किलोमीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। तो लगता है एक भी सही नहीं होगा, एक भी सही नहीं होगा, एक भी सही नहीं है। तो वो बाय मिस्टेक ही ऐसा होता है। असल में होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में बोले तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये। तो यहां दोनों में कुछ नहीं है। प्लीज दोस्तों देख लीजिए, बड़ा सिंपल बात है। ऐसा ये नहीं कि परीक्षा में एक, जैसे कि कल के ही एक क्वेश्चन में नीचे में 2 था, ठीक है, एलसी ऑसिलेशन में, तो एक
वो 2 हम लिख दिए थे ऑप्शन, बच्चा को लगा कि अरे ऑप्शन में नहीं होगा, तो ऑप्शन में होगा, वो तो टाइपिंग में एरर हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही चीज है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का संचरण कैसा होता है? केवल विद्युत क्षेत्र के लंबवत, केवल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी है। अगर आपको पूछ दिया विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुणों को बताएं तो ये गुण लिखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे होगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो कहता है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण विद्युत एवं चुंबकीय दोनों के लंबवत होता है, नॉर्मल टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? मैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द सेम इन ऑल मीडिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। कौन सा इनमें से गलत कथन है? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल सभी माध्यमों में समान होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्सर्जित होता है। ये चारों में क्या ऑप्शन सही होगा? चारों में क्या ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चाल सभी माध्यमों में समान होता है। यह बात गलत है। माध्यम बदलता है तो उसका चाल भी बदल जाता है, तो यही आंसर होगा। यह सही बात नहीं, यह गलत बात है, लेकिन गलत ही पूछना है। विस्थापन धारा का व्यंजक क्या है? इसमें से बताइए, विस्थापन धारा का व्यंजक इनमें से क्या है? क्या म्यू नॉट डी फाई बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये भी एकदम आराम से आप बता सकते हैं। ये देखिए, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। विस्थापन धारा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लीजिए एरिया ए, तो फ्लक्स बराबर लिखते हैं ई ए, तो ई के जगह पे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, फाई, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाय ए इंटू ए कैंसल, तो क्यू बराबर हुआ फाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू बाई डी टी बराबर हुआ डी फाई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, कोई पूछ देगा विस्थापन धारा का यूनिट क्या है, तो बोलिएगा एम्पियर। बोलेगा कि अगर यहां पे विस्थापन धारा 1 एम्पियर है तो कंडक्टिंग धारा कितना होगा, तो वो भी 1 एम्पियर होगा। जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विस्थापन धारा किसके नियम को ठीक करने के लिए दिया गया था? एम्पियर साहब के नियम को ठीक करने के लिए दिया गया था। किसके द्वारा? मैक्सवेल साहब के द्वारा। मैक्सवेल साहब ने गलती निकाला था ना, एम्पियर चार मैक्सवेल का इक्वेशन था, उसमें एम्पियर साहब ने एम्पियर साहब के इक्वेशन में उन्होंने मिस्टेक पाया, तो फिर उसको ठीक किया। किसकी मदद से? विस्थापन धारा की मदद से, जो कि होता था ये वाला बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंटरनल होता था, लेकिन ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी ये हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी एवं तरंग की चाल सी में संबंध, तो याद होगा आप लोगों को ई बाय बी इक्वल टू सी। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। ई बाय बी का यूनिट पूछ सकता है, जो कि उस दिन भी बोले एलटी माइनस मतलब मीटर पर सेकेंड, एलटी माइनस 1 डायमेंशनल फॉर्मूला। पलट के पूछ सकता है तो उलट जाएगा सब कुछ। ये सब चीज पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती? परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, इनमें से कोई नहीं। तीनों गुण प्रदर्शित करती है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? परावर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है, इनमें से मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है। देखिए, हाँ बोले थे ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, देखिए घुमा के पूछ ही दिया। मैक्सवेल समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित करता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को विद्युत विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से, इनमें से
कोई नहीं। मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को कुल विस्थापन धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को धारा से, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आंसर होगा डी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात था। ठीक है, आईडी बराबर होता था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। आईडी बराबर क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। फिर से बोलिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। नेक्स्ट, विस्थापन धारा का मात्रक है, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करेंट इज। मजाक मजाक में बोला गया, क्वेश्चन देखिए आ गया क्या? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। क्वेश्चन हमको लगता है एक बार और आ सकता है। ठीक है, फिर भी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है, पता है कितना? 0। दोनों में कालांतर नहीं होता है। जहां विद्युत क्षेत्र अधिक है, चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक है। बात समझ में? कालांतर शून्य होता है, याद रखिएगा, फेज डिफरेंस। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व U हो तो, ठीक है, ऊर्जा घनत्व तो आपको पता है U इक्वल टू हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ? E स्क्वायर के। तो देखिए कहां लिखा हुआ, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। आप लोग आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व UE तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB हो तो बताइए। तो जल्दी एक आंसर बताइए तो हम देखें कितने लोग एक्टिवली आंसर दे रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा घनत्व UE तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व UB हो तो, UE और UB हो तो क्या होगा? जल्दी बताइए, UE और UB होगा तो क्या होगा? ठीक है, UE है विद्युत ऊर्जा घनत्व और UB है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो क्या होगा कि दोनों का ऊर्जा घनत्व समान होता है कि कोनो बड़ा होता है कोई छोटा होता है? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। वेरी गुड, दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है E के समानांतर, B के समानांतर, B क्रॉस E के समानांतर, E क्रॉस B के समानांतर। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा है E के समानांतर, B के समानांतर, B क्रॉस E के समानांतर, E क्रॉस B के समानांतर। इस पे वेक्टर चिन्ह होना जरूरी है। ठीक है, तो याद कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हम लोग किससे बताते थे? E क्रॉस B। क्या आप लोगों के मन में आंसर आ गया था? तो ये आंसर होगा पैरेलल टू D, पैरेलल टू E क्रॉस B। ठीक, 17 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मात्रक होता है। देखिए E बाय B को हम बोले C, तो B बाय E हो जाएगा 1 बाय C, यानी 1 बाय मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड बाय मीटर, यानी सेकेंड मीटर इनवर्स, सेकेंड मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरणों से व्यक्त किया जाता है। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देन अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, निर्वात में संचरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये है, तो बोलता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? E नॉट B नॉट बराबर ओमेगा के इन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, बोर्ड लेवल की तुलना में अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो क्या आप देखना पसंद करेंगे? क्या आप देखना पसंद करेंगे? तो देख लीजिए इसका आंसर कैसे होगा। ठीक, देखिए E बराबर होता है E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ध्यान दीजिएगा यही है असली इक्वेशन। तो E बराबर पढ़ाए हुए हैं क्लास में,
इसी क्वेश्चन के लिए ये टॉपिक पढ़ाया गया था। ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय सी, ओमेगा बाय सी को हम लोग के बोलेंगे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हाँ या ना। तो ओमेगा बाय सी किसके बराबर है? के बराबर है, ठीक है, इसी को के माना गया था। तो ओमेगा बराबर हो जाए, ओमेगा बाय के बराबर कितना हो जाएगा? सी, और सी बराबर होता है ई बाय बी, तो ओमेगा बाय के बराबर ई बाय बी। अब ओमेगा बी बाय बराबर ओमेगा बी बाय नहीं बराबर के इंटू ई। देखिए ये हुआ ये आंसर। देखिए अब ये कहां पे है? ओमेगा बी बराबर के ई। देखिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन में से है। यहां इसमें अच्छे नॉलेज की जरूरत होगी, नहीं तो आदमी नहीं बना पाएगा, ट्रस्ट मी। लेकिन ये चीजें बच्चों को हमने पढ़ाया है, अगर वो बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं हम बना दी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 19 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व। तो अब ये सब क्वेश्चन फिर आसान है। 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट कहां है? 1/2 बी स्क्वायर, यही हुआ, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। इस सब में अब ज्यादा सा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या ई स्क्वायर, जो भी बोल दीजिए, ई स्क्वायर ही होगा, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग की औसत तीव्रता आई, ऊर्जा घनत्व का औसत मान U और चाल C है, तो संबंध। तो I बराबर था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू C। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व और ये हुआ C। तो I बराबर UC, I बराबर UC, ठीक। चुंबकशीलता म्यू तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल भी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से आ गया। ये क्वेश्चन जेई में भी पूछा जा चुका है, लेकिन आप चूंकि होशियार हैं, तेज हैं, इसलिए हम आपको 10 सेकंड में बता देंगे और आपको 20 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1/ε नॉट म्यू नॉट बराबर होता था C स्क्वायर, ठीक है। तो 1/ε म्यू एम बराबर होगा V स्क्वायर। सर क्या लिख दिए? ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहां वैक्यूम वाला दिए थे तो यहां मीडियम वाला। चलिए अच्छा लगा सर जी, और दिमाग लगाइए। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट म्यू आर म्यू नॉट बराबर V स्क्वायर। यस सर, ये भी अच्छा लगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, देखिए इधर 1/ε नॉट म्यू नॉट इंटू 1/ε आर म्यू आर बराबर V स्क्वायर। जी सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं सोना बाबू? इसको लिख सकते हैं C स्क्वायर। तो C स्क्वायर इंटू 1/ε आर म्यू आर बराबर V स्क्वायर। अब कहता है, तो इसका रिलेशन पूछता है, V बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? देख लीजिए, चुंबकशीलता म्यू परावैद्युत ए के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल V है। तो देख लीजिए V बराबर हो जाएगा C और 1/√ε आर। तो यही पूछना चाह रहा है असल में। V बराबर 1/ ये वाला, ठीक, इसी चीज को पूछना चाह रहा है। ये C देना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया है, तो थोड़ा चुंबकशीलता म्यू तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन के माध्यम में, ठीक है। अगर ये नहीं दीजिएगा तो यही चीज है, ये चीज, ये देखिए, इसको ऐसे रूट पहना दीजिए। तो 1/√ε म्यू एम बराबर भी। सर इतना क्यों बताए? जानते हैं, हम ये भी आंसर दे सकते हैं, यही आंसर है यहां लिखा हुआ, लेकिन ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए भी हमने ये चीज किया। और इसका उपयोग कहां होगा? अपवर्तनांक निकालने में।
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि परेशानी इसको मत समझिएगा, इसको एक नॉलेज समझिएगा। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां पे यहीं से, ठीक है, लेकिन ये अपवर्तनांक जैसा चीज है। ये किसके जैसा चीज है? अपवर्तनांक। सी बाय भी, देखिए सी बाय भी करेंगे तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर म्यू आर। बात समझ में आई? चलिए आंसर क्या हुआ बाबू? सी नंबर। आशा करते हैं परेशान नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहां लिख दिया है परावैद्युतांक। बात समझे? हम जो बात समझा रहे हैं, परावैद्युतांक एप्सिलॉन अगर लिख दिया ना तो गड़बड़ है। तो यानी ये एप्सिलॉन आर बोल रहा है, वो चुंबकशीलता बोल रहा है, वो म्यू एम बोल रहा है। तो थोड़ा सा मिस्टेक भी है, लेकिन ये आप जान जाइए। अब नेक्स्ट, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत में अवधारणा दी। अब हड़बड़ाइए मत, ध्यान दीजिए। किसकी? रिएक्टेंस की, एसी करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट की, इंपीडेंस की। थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि फॉर्मूला जब इधर उधर होता है ना तो बच्चा का मन भी इधर उधर होता है, लेकिन आप समझिए इस सब में इतना फॉर्मूला यूज हुआ जो कि आपका सब काम का फॉर्मूला है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये आप ऑब्जेक्टिव में बनाते थे, मैग्नेट में ये ऑब्जेक्टिव में बनाते थे, ऑप्टिक्स में ये ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा, सी बाय भी। ये चीज जिस दिन आप समझने लगिएगा ना, रे ये भी तो फॉर्मूला मेरा ऑब्जेक्टिव ही है, ये भी तो फॉर्मूला मेरा ऑब्जेक्टिव ही है, ये भी तो फॉर्मूला मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये भी तो फॉर्मूला मेरा ऑब्जेक्टिव ही, सब फॉर्मूला तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, तो आपको फिर मजा आने लगेगा, फिर टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल ने अपने विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत में अवधारणा दी। किसकी? प्रतिघात की, प्रतिवर्ती धारा की, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी तुरंत बताएं मैक्सवेल ने क्या अवधारणा दी थी, बताइए तो। क्या? रिएक्टेंस, एसी करंट, सी डी। आंसर बताइए, ए बी सी डी में जल्दी बताइए। सी, वेरी गुड। एक संधारित्र के प्लेटों के बीच रिक्त स्थान से होकर विस्थापन धारा प्राप्त होती है। यदि संधारित्र के प्लेट का आवेश कब होगा डिस्प्लेसमेंट करंट? जब आवेश में परिवर्तन होगा। जब आवेश कांस्टेंट होगा तो नहीं होगा, क्योंकि d∅dt ही नहीं मिलेगा। तो इंक्रीज विथ टाइम, इन चेंजिंग विथ टाइम, डिक्रीज विथ टाइम, ऑल ऑफ दीज कुछ भी होगा, लेकिन चेंज होना चाहिए। या तो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, या कांस्टेंट रहना, ये बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, या आप बोलिए चेंज होना चाहिए। प्लेट क्षेत्रफल A एवं बिलगांव D का समानांतर प्लेट संधारित्र अचर धारा I से आवेशित किया जा रहा है। प्लेटों के मध्य इनके समानांतर एक सतह का क्षेत्रफल A है। इससे जाती विस्थापन धारा कितनी होगी? I। अभी तुरंत बोले थे, देखिए ये सब क्वेश्चन तुरंत आ जाता है। कहता है, देखिए क्या क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में बच्चा अगर बनाता है तो बच्चा होशियार है। कहता है कि अगर इधर से I जा रहा है तो यहां भी कितना होगा? I ही। अभी तुरंत सिखाए थे ये, और ये बराबर होता है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में किनका औसत मान शून्य होता है? केवल विद्युत क्षेत्र का, केवल चुंबकीय क्षेत्र का? हाँ, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू इन, ओहो, जीरो एवरेज वैल्यू दोनों का, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, मैग्नेटिक फील्ड का। देखो, आ जाओ सोना बाबू, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे तो प्लस माइनस, तो एवरेज कितना? जीरो। एक टाइम पीरियड में एवरेज कितना? जीरो। कल ही तो एसी में पढ़े थे, एक टाइम पीरियड में एवरेज कितना? जीरो। तो ये भी तो अल्टरनेटिंग ही जैसा चीज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यदि E एवं B क्रमशः विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र हो तो निम्न में कौन सा विमा रहित है? अब देखिए, देख लीजिए, ये सब जो मेहनत करते हैं उसका अभी देखिए फल। देखिए अभी फल दिख गया। देखिए कहता है इनमें से कौन विमा रहित है? 1/ε0 म्यू नॉट बराबर होता है c², ठीक, और c² बराबर होता है E²/B², ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें इससे भाग लग जाए, यानी E² बाय B² बटे 1/,
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तब क्या होगा, तब ये विमान रहित हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए तो ई स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय बी स्क्वायर विमान रहित हो जाएगा। अब देखिए कहां है, ई तो नहीं है, ई भी नहीं है, ई हो सकता है, यही है, यही देख लीजिए, यही। अब इसको, इसका रूट भी तो बीमा रहित होगा, तो इसका रूट क्या होगा, ई बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाय बी। देखिए देखिए, तो क्या ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं हुआ? क्या इस क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ? आप बताइए, क्या ये फॉर्मूला सब आप नहीं जानते? देखिए जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, ई बाय बी बराबर सी। अब दोनों को दिया मिक्स कर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर जाते विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत चुंबकीय तरंग के लंबवत ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देख लीजिए, उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर आपको पता है आपकी ओर जा रहा है, विद्युत क्षेत्र ऊपर ये ऐसे होगा, ये पूरब की ओर होगा, पूरब की ओर। ई क्रॉस बी टीडिंग, ई क्रॉस बी, ई किधर की ओर, ऊपर की ओर, क्रॉस बी, तब ना आपकी ओर अंगूठा जाएगा पूर्व की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन वहां फंसता है बच्चा। एक विद्युत चुंबकीय तरंग ई, वेग निर्वात में समीकरण है ई बराबर इतना, तो जो राशि तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र है वह है, अरे बाबा रे, कौन सी राशि तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र है? कौन सी राशि तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र है? ठीक है, तो यहां देखिए, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, आपको पता है ओमेगा बाय सी बराबर होता है के, ओमेगा बाय सी बराबर क्या होता है, के। अब तरंग दे टाइम पीरियड बराबर, देख लीजिएगा सोना बाबू, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, और लेमडा बराबर होता है सी इंटू टाइम पीरियड। लेमडा बराबर क्या होता है, सी इंटू टाइम पीरियड। तो लेमडा टाइम पीरियड से तो डायरेक्ट रिलेटेड है, हाँ या ना? तो लेमडा बराबर सी इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। तो सी बाय ओमेगा को 1 बाय के, तो लेमडा बराबर 2 पाई बाय के। ठीक, तो भैया क्या है, तो कुछ नहीं है, के ओमेगा भी हो सकता है, के ओमेगा, के ओमेगा, के ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा बाय के बाय ओमेगा, ये आंसर होगा। सर जी ऐसा कैसे पकड़े आप, बता दें आप, अब बता दें आंसर कैसे पकड़ा है। इस सब हम रिलेशन लिख लिए, क्वेश्चन ये सब जबरदस्त है, डोंट टेक इट सो लाइटली, आदमी का हालत खराब हो जाएगा दिमाग लगाने में। हम सब रिलेशन लिख लिए। अब हम क्या सोच रहे हैं कि देखिए, लेमडा तो के से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो कहता है कि के से नहीं, एक विद्युत इसमें कौन रिलेटेड है, लेकिन अगर के से रिलेटेड है तो ओमेगा से भी रिलेटेड है। अब इन दोनों को खाली भाग दे दो मेरे दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी, और सी कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए समझे है, देखिए यहां पे के भी निकाले हुए हैं, तो के भी निकाल, तो सी बाय ओमेगा, या ऐसे लिख दीजिए ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के बराबर क्या हो जाएगा, सी। तो अगर इसको पलट देंगे तो के बाय ओमेगा बराबर 1 बाय सी, तो 1 बाय सी तो नहीं है वेवलेंथ से रिलेटेड, इसलिए ये आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, फिर सब रिलेशन लिख लिए, अब चेक कर लिए कि कहां से हमको रिलेशन मिल सकता है, क्योंकि के से तो डायरेक्ट है, तो के कट, ओमेगा भी ओमेगा से भी डायरेक्ट रिलेटेड है। के ओमेगा को गुना कर देंगे, के ओमेगा को गुना कर देंगे तब भी गड़बड़ा जाएगा, के स्क्वायर ओमेगा को गुना कर देंगे तब भी गड़बड़ा, लेकिन के बटे ओमेगा करेंगे तो कट के सी बच जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र से संबंध ऊर्जा यूई, और ये इबला अभी तुरंत बनाए थे यूई बराबर यूबी। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान पूर्वक देख लीजिए। यदि आपतित विकिरण पुंज की आवृत्ति इतना है तो विकिरण की तरंग लंबाई क्षेत्र किस में पड़ता है? अब देख लीजिए, ये दे दिया हमको, ठीक, तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तो अभी तुरंत फिर कम आएगा। देखिए अभी बोले थे लैम्डा बराबर सी इंटू टी, टी का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो लैम्डा बराबर सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी 3 गुना 10 पर पावर 8, अब बटे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 गुना 10 पर पावर 14, ऊपर गया 1/2 गुना 10 पर पावर -6। अब देखिए, यानी कि इसको हम नहीं लिख सकते हैं, देखिए तो 5 गुना 10 पर पावर -7। अब देखिए 5 गुना 10 पर पावर -7 को लिख सकते हैं 500 नैनोमीटर। आंसर 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर। अब देखिए तो 500 नैनोमीटर जो आता है ना, वो विजिबल क्षेत्र में आता है। नहीं 500 नैनोमीटर विजिबल में नहीं आता। 500 नैनोमीटर किस में आता है? इंफ्रारेड रीजन में। 500 नैनोमीटर किस में आता है? 500 किस में आता है? आप लोग बताइएगा, 500 नैनोमीटर किस में आता है? किसी को याद है? क्योंकि हम लिख देते हैं, देख लेते। 500 नैनोमीटर किस में आता है? विजिबल में कि इंफ्रारेड में? ओम छू काली मंत्र मिल जाए उत्तर। 1 मिनट, मिल गया। 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक आता है विजिबल। अब बताइए सोनो बाबू, बताइए। अब आप लोग बोलो कि 500 इसके बीच में आएगा कि बगल में आएगा? सर अब क्या? तो आंसर यही होगा, विजिबल रीजन। हा, अगर तुम 500 ला करके भी ये मार दिए ना, गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बच्चा का बुद्धि का चेकिंग। सर जी आपको मजा आता है ये सबसे, हम लोग को टेंशन होता है। टेंशन जितना जीवन के शुरुआती दौर में होगा, बाद में उतना कम होगा। जितना शुरुआती दौर में टेंशन कम होगा, बाद में उतना ज्यादा होगा। आ जाओ। ऐसी विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा और अपवर्तक से कम होती है कही जाती है। ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा और, तो ये कही जाती है माइक्रोवेव। कौन वेव? माइक्रोवेव। देख लो बाबू, याद है ना, पहले बोलते थे गामा, फिर एक्स, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट, नहीं गामा एक्स प्लस उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। तो कहता है कि कौन है जो जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा, इससे ज्यादा और अपवर्तक से कम, तो एमआई, माइक्रोवेव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। आवृत्ति बोलता है, आवृत्ति इन दोनों के बीच में। ठीक, आइए। माइक्रोवेव तरंगे विद्युत जिनकी आवृत्ति परास माइक्रोहर्ज, मेगाहर्ज, गीगाहर्ज और हर्ज में होता है। तो हमको लगता है ये होता है माइक्रोवेव तरंगों का आवृत्ति परास। माइक्रोहर्ज तो नहीं होता है, हर्ज भी नहीं होता है, ठीक है। हमको लगता है मेगा हर्ज होता होगा। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा प्लीज। बाद में खाली लिखिएगा ना, ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कि इसका माइक्रोवेव का रेंज किस में आता है, मेगा में आता है कि गीगा में आता है। थोड़ा सा हमको जैसा लग रहा है माइक्रोवेव मेगा में ही आता हो, गीगा में तो नहीं आता होगा, मेगा में ही आता। लिखाया हुआ है आप लोग को लिस्ट में, कॉपी में। इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है?
सबसे लघु तरंग दैर्घ्य। अब बताइए इसमें से क्या आंसर मारिएगा, परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, किसको आंसर मारिएगा जल्दी बताइए। ए बी सी डी में किसको मारिएगा, सबसे लघु तरंग, शॉर्ट वेव, लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ, इनमें से कौन मारिएगा। संख्या देख करके फील हो रहा है कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मेहनत पड़ा है बच्चे को, लेकिन भागने से नहीं होगा मैदान छोड़ के दोस्तों, क्योंकि यही क्वेश्चन अगर आ गया तो हम तो रील बना के दे देंगे कि देखो आ गया, लेकिन तुम देखे ही नहीं होगे तो तुम कैसे बताओगे। ठीक है बाबू सोना, जानते हो इसका आंसर आप लोग क्या दिए जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। कितनी बार समझाएं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा अवरक्त तरंग दैर्घ्य है। ये जो रटने वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, ओहो मूडे खराब हो जाता है। अवरक्त इसको लिखते हैं नैनोमीटर में। अच्छा ये हुआ 1 नैनोमीटर, ये हुआ 10 नैनोमीटर के आसपास, सेंटीमीटर भी है ना सर। ये हुआ 100 नैनोमीटर के आसपास, और ये हुआ 1 नहीं, बहुत कम हो गया, नहीं ये बहुत ज्यादा हो गया। जानते हैं ये होगा आंसर 100 नैनोमीटर। देखिए देखिए सोना बाबू कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, खुश नहीं होइएगा। सर बनेगा तब ना खुश होंगे, नहीं दोस्त कम से कम देख तो रहे हो ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो तो इतना सब बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखो 100 नैनोमीटर वाला क्या है, देखो 380 से लेकर के 780 तक तो हो गया तुम्हारा कौन चीज, विजिबल। इसके अरे अवरक्त है, अवरक्त है, इससे ऊपर जाना पड़ेगा, 1000 नैनोमीटर में जाना पड़ेगा, इससे ऊपर। इधर तो हो जाए, ये वॉयलेट है, इधर तो हो जाएगा अल्ट्रा वॉयलेट, इधर अरे बाबा ये भी गलत, ये भी गलत। देख रहे हैं आपके मास्टर साहब का हालत है खराब, तो भैया आपका क्या होगा हाल। ये होगा आंसर, रे बाबा रे बाबा, ये वाला होगा आंसर 10⁻⁻⁴ मीटर, यानी कि 10⁵ नैनोमीटर, 1,00,000 नैनोमीटर। इंफ्रा नहीं, अब्रक, इंफ्रा रेड, ये होगा आंसर। पता नहीं कि सबका क्वेश्चन कहां से पैदा लेता है भाई, बच्चा कैसे बनाएगा, गरीब आदमी पे दया कर देना। ठीक है, इस सब में इतना दिमाग लगाना पड़ जाएगा बचवा, इधर सोचो उधर सोचो। चलिए ठीक है, यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति क्रमशः ए बी तथा सी हो, तो कहता है सबसे ज्यादा किसका, गामा का। गामा का बोला बी, गामा का बोला बी, और उसके बाद एक्स ए, और उसके बाद पराबैंगनी। देखिए कलर बदल देते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन में डरना नहीं है। गामा, गामा का बी, इसका ए और इसका सी, तो सबसे ज्यादा कौन है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। देखिए याद रखना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ का, सबसे ज्यादा किसका, बी, तो बी सबसे बड़ा होगा, बी सबसे बड़ा होगा, बी किसी से छोटा नहीं होगा, बी सबसे बड़ा होगा। बी, बी ए से बड़ा, ठीक, ई गलत, ई भी गलत, ई भी गलत, ई भी गलत, हाँ
इसमें एक ठो में ये तीर उलटना पड़ेगा। इसका रियल आंसर होगा ए लेसर देन बी और बी ग्रेटर देन सी। ये होगा रियल आंसर। ये देखो ये दोनों सेम ऑप्शन दे दिया है, देख रहे हो बाबू, ये दोनों ऑप्शन सेम दे दिया है, तो सेम ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी एक ठो ये ऐसे वाला होगा और यही सही ऑप्शन होगा। तो सर क्या परीक्षा में ऐसा होगा? गलती नहीं होगा। हो सकता है देखिए बड़ा छोटा लिखने में कोई भी जो टाइप कर रहा होगा, हम ही कर रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझे कि नहीं समझे? सबसे ज्यादा किसका? गामा। तो गामा का तो सबसे उससे भी अधिक है, इससे भी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में जल के अणु का घूर्णी आवृत्ति किसके? घूर्णी आवृत्ति है वाटर मॉलिक्यूल इन फूड वेव, माइक्रोवेव, माइक्रो तरंग। जानते हो आप ओवन का नाम सुने हो? माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन। तो वो माइक्रोवेव, उसमें जो जल, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है ना, तो पानी का मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है। कौन? डायपोल, पानी का H2O ऑसिलेट करता है, जिससे कि माइक्रोवेव में सामान रखते हैं गर्म हो जाता है। कभी देखते होंगे किसी बढ़िया दुकान में गए, पैटीज वगैरह या सैंडविच वगैरह उसमें डाला, निकाला, गरम गरम आपको हो गया। तो ये किस, वही है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रो तरंग की आवृत्ति लेस देन दैट ऑफ रेडियो तरंग, मोर देन दैट ऑफ रेडियो। तो देखिए फिर से लिखिए, गामा एक्स यूवी, ठीक है, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका है। आवृत्ति पूछता है तो आवृत्ति इधर से ज्यादा है, इधर आवृत्ति ज्यादा है और इधर तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तो भैया ये जो माइक्रोवेव है वो आवृत्ति में क्या है? माइक्रोवेव की तरंग की आवृत्ति जो है रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक है, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक है, रेडियो तरंग से ऊपर है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होगा। गामा किरणों की आवृत्ति 50 हर्ट्ज में है। गामा किरणों की आवृत्ति एकदम भयंकर, जो हाईएस्ट माले मार दो, यही है गामा किरणों की आवृत्ति 50 हर्ट्ज में। 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18। एक्स किरणों की आवृत्ति ये वाला, ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा। सबसे ऊपर गामा, फिर एक्स, ठीक। शॉर्ट रेडियो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? शॉर्ट, ये दोनों तो नहीं होगा। शॉर्ट रेडियो वेव, एकदम शॉर्ट रेडियो वेव, ये हो सकता है, नहीं ये वाला होगा, नहीं शॉर्ट रेडियो वेव है ना। 3 गुना आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति 12 14, अच्छा ठीक है, ये होगा 12, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। माइक्रो तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज में है। माइक्रो तरंग, माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव का आवृत्ति पूछ रहा है, हमको लगता है ये वाला होना चाहिए, माइक्रोवेव आवृत्ति। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, अरे बाबा, लाल रंग का कितना होता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तो पता ही है, 780, 650 से 780 के बीच। तो देखिए या 600, तो ये वाला होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, लाल रंग का। देख लीजिए एक बार, देखा रहेगा। हरा रंग के लिए तरंग दैर्घ्य 50। आज तो हम अपना ही टेस्ट करवा लिए, मेरे ब्रेन में कितना याद है, समझ रहे हैं? हमारा ही टेस्ट हो गया बढ़िया से, बचवा का टेस्ट हो या ना हो, मास्टर साहब का ही टेस्ट हो गया है आज तो हरा रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? देखते हैं, लिखते हैं। सबसे ऊपर रेड, सबसे ज्यादा रेड का, ठीक है, अब फिर ओ, फिर येलो, फिर ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे, तो रेड, येलो से भी कम, येलो का 55 के आसपास होता है, 55 से कम, 55 से कम, 55 से कम, 55 से कम, यही वाला होगा ये।
4.5 यानी 450 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर तक। 550 नैनोमीटर येलो का होता है। सर आपको कैसे याद है? अरे क्या बोले, हमको खुद याद नहीं है बाबू, मेरा हालत तुमसे ज्यादा खराब है। कितना रटेंगे हम लोग, रटने वाले आदमी ही नहीं है जो थोड़ा बहुत मशीन दिमाग उमाग लगा के काम कर दे। अवरिक्त किरणें इनमें से इन क्षेत्रों के मध्य स्थित है। अवरक्त किरणें किसके किसके बीच स्थित है? आपका विजिबल और माइक्रो के बीच। विजिबल और माइक्रो के बीच। माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंग और विजिबल। रेडियो किसके किसके बीच था? माइक्रो और विजिबल के बीच। नहीं, रेडियो नहीं, अवरक्त। अवरक्त किसके किसके बीच? माइक्रो और विजिबल के बीच। अवरक्त इंफ्रारेड। निम्न से किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होगी? अब देखिए ये एक बार और पूछ चुका है तो याद है ना, किसकी होगी? गामा की। न्यूनतम। निम्न किसमें महत्तम भेदन क्षमता होगी? गामा। सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसमें होती है? गामा में। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? आवृत्ति अधिकतम किसकी होगी? इनमें से गामा। कई बार ये चीज आ चुका है। इस पूरे वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, बहुत चीज आपको आ जाएगा। निम्नलिखित में किस किरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? बीटा रे। बीटा रे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं। भोजन पकाने में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय वर्णपट्ट का भाग होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव ओवन में पकता है। संचार के लिए कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त वेव होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगें होती है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक, सोनोग्राफी में। निम्न में से कौन सी तरंगें ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा पृथ्वी की गर्मी बरकरार रखती है? अवरक्त तरंगे। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था इस बार सेंटअप में, या सेंटअप में और मॉडल में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौधा घर को गर्म रखने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, तो उसमें भी यही आंसर होगा। इसमें गर्मी होती है, ठीक है, दिखता नहीं है। क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में अनुप्रयुक्त होता है एक्सरे। ब्रैग्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है? एक्सरे। आज के क्वेश्चन में कुछ कुछ यादाश्त वाला ऑप्शन में बाय मिस्टेक हो सकता है, यादाश्त ना हो, हम पहले भी बोल दे रहे, इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा, ठीक है। यादाश्त वाला क्वेश्चन का कुछ नहीं, हम देख देख के नहीं बताते हैं, ना हमारे पास आंसर लिखा हुआ है, ठीक। याद वाला, कॉन्सेप्ट वाला सब कुछ सही होगा, मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रम है। यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? 1 एंगस्ट्रम है। तो ये अवरक्त तो नहीं होगा, पराबैंगनी होने की संभावना है। पराबैंगनी होने की संभावना है। रुक जाइए, एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। 300, एक बार और इस आंसर को, लास्ट ही क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, तनी मनी है क्वेश्चन बचा हुआ, एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। देखिए एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 1/10 नैनोमीटर, ठीक। एंगस्ट्रम का, 1 एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 1/10 नैनोमीटर। क्यों सर जी? क्योंकि एंगस्ट्रम का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1/10 × 10⁻⁻9 मीटर, यानी 1/10 नैनोमीटर। अब देखिए 1/10 नैनोमीटर आ चुका है। मेरा 780 से 380 तक तो विजिबल है, उसके इधर है इंफ्रा, इधर है अल्ट्रा वायलेट, ठीक। तो इससे तो इधर ही होगा, कम की ओर है,
तो ये अल्ट्रा वायलेट होने की संभावना, विजिबल तो नहीं है, इंफ्रारेड भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, अल्ट्रा वायलेट। तो थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, दिमाग लगाएगा, ये सब चीज आप लोग जानते हैं, लेकिन कभी ये सब चीज का यूज नहीं किए। ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभव इतना है, परिपथ में शक्ति हानि। ये क्वेश्चन असल में एसी का है, लेकिन कल ये हमारा पूछने का मन था, नहीं था क्वेश्चन पेपर में, इसलिए हम आज डाल दिए। इसका आंसर होगा 0। देखो बाबू, इसमें कॉस है, इसमें साइन है, तो दोनों का फेज डिफरेंस हो गया π/2, और जैसे ही फेज डिफरेंस π/2 हुआ, आंसर 0 होगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एसी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? E बराबर √μ0ε0 पढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध C बराबर E0/B0। ये सब अब हो सकता है सेम क्वेश्चन आ जाए। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के बीच कालांतर कितना होता है? 0। पहले ही बात हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अगर थोड़ा मुश्किल भी लगा होगा तो कुछ निगेटिव नहीं लगा होगा। आज के क्लास में क्वेश्चन था, दिमाग वाला था, और ये हम लोग के लिए भी अच्छी चीज है कि समय पे दिमाग, नहीं तो आंसर देख के सॉल्यूशन रट करके आ करके बता करके बच्चा तो बेचारा, आपको भी इस तरह से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो देखें इस वीडियो को, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार और जरूर देखिए। ठीक, थैंक यू सो मच। लाइक करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, अपने खुशी से लाइक करने वाले इस गरीब आदमी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।